हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड है कीकी जी का। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डेयरडेविल सीजन 1 एपिसोड 3 के बारे में, जिसका नाम है रैबिट इन अ स्नोस्टॉर्म। गाइस, अगर आप लोगों ने फर्स्ट एपिसोड की वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले उसको जाके देख लीजिए, उसके बाद इस पे आना। अगर आप नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोग चाह रहे सीरीज़ को मैं पूरा कंप्लीट करूँ, तो डोंट वरी, इस पे सब पे वीडियोस आने वाली हैं। तो चलिए फिर इस एपिसोड की कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार से कि एक इंसान का नाम है, इसका नाम है प्रोहास्का, और वो बोलिंग एली में एक प्राइवेट गेम खेल रहा है बोलिंग का। उसके साथ में और कोई नहीं खेल रहा है, मतलब सिर्फ उसी के टीम मेंबर्स हैं, उसी की प्राइवेट गेम चल रहा है। वहाँ पे तभी एक और आदमी आता है, इसका नाम है हीली। वो पूछता है कि मैं भी तुम्हारे साथ क्या बोलिंग कर सकता हूँ क्या। प्रोहास्का मना कर देता है, कहता है नहीं, ये मेरा प्राइवेट गेम है, यहाँ पे मैं किसी और को नहीं खेलने दूंगा। हीली क्या करता है, उस आदमी को जान से मार डालता है, प्रोहास्का को जान से मारता है, और उसी की बॉलिंग बॉल से बहुत मारता है उसको। और ऐसा लगता है कि वो एक बहुत हाईली ट्रेंड असासिन है किसी टाइप का। उसका तभी एक पास देखते हैं हम, जहाँ पे हमको मालूम पड़ता है कि हीली ने कुछ बंदूक, कुछ गन्स खरीदी है एक आर्म्स डीलर से, इसका नाम है टर्क। और वापस हम प्रेजेंट में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हीली ने एक गन को पिन बॉल मशीन के नीचे छुपा दिया है प्रोहास्का को मारने के बाद, और वो पुलिस का वेट कर रहा है। जैसे पुलिस आएगी वो सरेंडर कर देगा, और जैसे वो सरेंडर करता है उसके बाद वो बोलता है मुझे लॉयर चाहिए अपना। अगले दिन मैट मर्डॉक एक प्रीस्ट से मिलता है चर्च के बाहर। प्रीस्ट समझ जाता है कि जो मैट है जैक मर्डॉक का बेटा है, मतलब जैक मर्डॉक भी काफ़ी फेमस था अपने टाइम पे। और वो मैट से बोलता है कि तुम जो चाहो वो मुझसे कन्फेस कर सकते हो, और डोंट वरी, ये बात हमारे बीच में रहेगी, तुम लीगल ट्रबल में नहीं फंसोगे। उसके बाद जो प्रीस्ट होता है वो मैट को कॉफ़ी भी ऑफर करता है, पर मैट रिजेक्ट करके वहाँ से चले जाता है। अब एक जर्नलिस्ट है, उसका नाम है बेन यूरिक। वो जाके एक गुंडे से मिलता है, एक मॉबस्टर से मिलता है, मॉब बॉस, जो कि जैसे कुछ कनेक्शंस थे यूनियन एलाइड से। और वो बताता है यार मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के फ्लोरिडा शिफ्ट हो रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ ये है कि न्यूयॉर्क के जितने भी एग्जिस्टिंग क्राइम फैमिलीज़ हैं, जो न्यूयॉर्क पे कब्जा जमा रखा था, जितने भी क्रिमिनल्स है, वो धीरे धीरे मरते जा रहे हैं, वो ख़त्म हो रहा है। क्योंकि कोई एक नया प्लेयर आ गया है न्यूयॉर्क में, जो कि इन क्रिमिनल्स को ख़त्म कर रहा, खुद नंबर 1 बनना चाह रहा है। और फिर वो यूरिक से ये भी बोलता है कि तुम इस सब से दूर रहो, तुम उसके बारे में कोई खबर मत छापना, इसके ऊपर कोई स्टोरी मत डालना, वरना तुम भी खतरे में फंस जाओगे। मैट, फॉगी और कैरन अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, जो कि अभी नया नया ऑफिस उन्होंने शुरू किया है। वहाँ पे दरवाजे पे होती है एक दस्तक। उनको मिलता है वेस्ली आके, जो कि किंग पिन का राइट हैंड है, और वो नेल्सन और मर्डॉक से चाहता है कि वो एक केस लड़े उनके लिए। वो बताता है कि नेल्सन और मर्डॉक को उन्होंने इसलिए चूज़ किया इंस्टेड कि वो एक बड़ी फर्म के पास जाता जो ज़्यादा एक्सपीरियंसड है। वो नेल्सन और मर्डॉक के पास इसलिए आया क्योंकि वो जानता था कि ये इनके रूट्स हेल्स किचन से हैं, मतलब ये बहुत सालों से यहीं पे हैं, ये पैदा यहीं पे हुए, पले बड़े यहीं के हैं, तो इसलिए वो इस केस को ज़्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। और वेस्ली चाहता है कि नेल्सन और मर्डॉक हीली को रिप्रेजेंट करें, और जितनी भी उनकी लीगल फीस होगी वो पूरी पूरी इनको दे दी जाएगी। फॉगी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, पर जो मैट है थोड़ा वो स्केप्टिकल फील कर रहा है, उसको थोड़ा शक सा हो रहा है, वो वेस्ली को उतना ट्रस्ट नहीं करता। उसके बाद वेस्ली ये तक बोलता है कि वो जानता है कैरन ने क्या किया था, कैरन के ऊपर कैसे मर्डर केस लगा था, बट स्टिल वो कभी पब्लिक नहीं हुआ। वो नेल्सन और मर्डॉक और कैरन थोड़ा घबरा जाते हैं कि इसको कैसे पता। तो वेस्ली कहता है कि डोंट वरी, ये बात बाहर नहीं आई, कैरन के मर्डर केस वाली बात, बस मेरे कुछ पुलिस फोर्स में कुछ दोस्त हैं जिनके थ्रू मुझे बात पता चली। खैर, तुम्हारे पास अभी 38 मिनट है, 38 मिनट्स हैं पुलिस प्रीसिंक्ट पहुँचने के, पुलिस स्टेशन पहुँचने के, जहाँ पे अभी हीली को पुलिस वाले लेके जा रहे हैं। और उसके बाद ये कह के वो चले जाता है। और अब मैट क्या करता है, वो वेस्ली को फॉलो करता है काफ़ी दूर तक। उसके बाद वेस्ली अपनी एसयूवी में बैठता है विल्सन फिस्क के साथ, और वहाँ से वो चले जाता है। मैट अभी भी वेस्ली को उतना ट्रस्ट नहीं कर रहा है। फॉगी ऑन द अदर हैंड पुलिस स्टेशन में पुलिस प्रीसिंक्ट पहुँच जाता है, जहाँ पे वो हीली से मिलता है। हीली कहता है जो मैंने मर्डर किया है दरअसल मैं जानबूझ के नहीं किया है, बस एक सेल्फ डिफेंस था। ऑल दो मैट इस केस को लेने का थोड़ा हेजिटेंट फील कर रहा था, वो लेना ही चाहता था, बट स्टिल एट द एंड लास्ट में वो एग्री कर लेता है कि हम हीली का केस लड़ेंगे। यूरिक अपने ऑफिस में होता है, जहाँ पे उसका एडिटर आके उससे मिलता है, और यूरिक अपने एडिटर को बताता है कि वो एक नई कहानी पे काम कर रहा है कि न्यूयॉर्क में एक नया क्रिमिनल आ गया है, एक नया प्लेयर आ गया है जो कि नंबर 1 बनना चाहता है। पर एडिटर उसकी कहानी से थोड़ा कन्विंस नहीं होता और मना करता है कि तुम इस पे काम नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुम इस पे काम करोगे तो हमारे अखबार नहीं बिकेंगे। यूरिक को गुस्सा आता है, और फिर भी वो अपने जो स्टोरी है उस पर प्राइवेटली काम करने लगता है, स्टोरी को छोड़ता नहीं है। पुलिस स्टेशन में होता ये है कि मैट और फॉगी बात करता है हीली से। मैट जानना चाहता है कि हीली का क्या कनेक्शन है कंपनी से कि वेस्ली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेस्ली उसके पैसे क्यों दे रहे हैं, पर हीली आंसर नहीं देता, वो जवाब नहीं देता। मैट हीली पे प्रेशर भी डालता है, पर फॉगी कहता है इसे हम ज़रा प्राइवेट में बात करते हैं।
उसके बाद मैट और फॉगी प्राइवेट में बात करते हैं और फॉगी कहता है कि मैं हीली का केस नहीं लड़ना चाहता, हम उसको डिफेंड नहीं करेंगे, मैं थोड़ा अनईजी फील कर रहा हूँ। मैट डिसएग्री करता है, कहता है नहीं, हम हीली का केस लड़ेंगे और हम इसके लिए एक प्राइवेट हियरिंग रखेंगे। पर हीली क्या कहता है, हीली कहता है कि हम पब्लिक ट्रायल जाएंगे जहाँ पे जूरी भी बैठेगी। मतलब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत बना बनाया सा कुछ हो रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा प्लान्ड है और इसके पीछे कुछ खास बात है जो अभी तक सामने नहीं आ रही है। जो बॉलिंग एरिया था जहाँ पे मर्डर हुआ था, वहाँ पे वेस्ली पहुँचता है और उसको वो गन मिल जाती है जो कि हीली ने छुपाई थी पिन बॉल मशीन के नीचे। मैट और फॉगी वापस अपने ऑफिस पहुँचते हैं जहाँ पे वो हीली के केस पे काम करना शुरू करते हैं। वो अपनी लीगल स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करते हैं कैसे हम इसको केस लड़ना है, क्या करेंगे। और वो कैरन से बोलते हैं कि कॉन्फेडरेटेड ग्लोबल के बारे में जितना ज़्यादा जान सकते हो उतना ज़्यादा जानो, क्योंकि यही वो कंपनी है जो कि हीली के लड़ने के लिए पैसे दे रही है। कैरन पेज से कहा जाता है एक डॉक्यूमेंट जो साइन करने के लिए, और इसके बाद अगर उसने डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया उसको पैसा बहुत सारा मिलेगा, बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन उसके बदले में उसको ज़िंदगी भर के लिए अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा और वो यूनियन एलाइड के बारे में कभी कुछ नहीं बोल पाएगी। ये यूनियन एलाइड की तरफ से उसको एक ऑफर मिला है, पर कैरन नहीं जानती कि अब क्या करना है। मतलब पैसे भी मिल रहे हैं पर बहुत ख़तरनाक इन्फॉर्मेशन यूनियन एलाइड ने छुपा के रखी है, तो वो जानती नहीं कि क्या उसको अपना मुंह बंद रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। हॉस्पिटल में यूरिक पहुंचता है एक नर्स के पास जहाँ पे अपनी वाइफ से मिलने निकल जाता है, जिसकी जो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बहुत बीमार है। वो नर्स यूरिक से बोलती है कि देखिए आपके पास पैसे की कमी है, जिसकी वजह से हम आपकी वाइफ को हॉस्पिटल में और ज़्यादा नहीं रह सकते, हम इसको आउट पेशेंट फैसिलिटी में रख देंगे जहाँ पे ज़्यादा केयर नहीं होती। पर यूरिक उस नर्स से बेग करता है कि प्लीज़ मेरे को थोड़ा सा टाइम और दे दो, जितनी भी आपकी फ़ीस है मैं आपको पूरे पैसे दे दूँगा, पर मेरी वाइफ का ढंग से ख्याल रखो। नर्स कहती है ठीक है, मैं आपको 5 दिन का और टाइम दे रही हूँ, अगर आपने पैसे दे दिए तो ठीक है, वरना हम आपकी वाइफ को आउट पेशेंट फैसिलिटी में भेज देंगे और उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। उसके बाद यूरिक अपनी वाइफ से मिलने जाता है उसके हॉस्पिटल रूम में जहाँ पे वो सो रही होती है। फॉगी और मैट हीली के केस पे काम कर रहे होते हैं, तभी कैरन पेज सामने आती है और उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि कैरन पेज कॉन्फेडरेटेड ग्लोबल से जाके मिली है, उस पर इन्फॉर्मेशन निकाली है या नहीं। और जब हीली का केस शुरू होता है तो फॉगी डिफेंड कर रहा है हीली को ज्यूरी के सामने। वहाँ पे मैट एक हार्ट बीट सुनता है जो काफ़ी फेमिलियर थी, वो पहले ऐसे हार्ट बीट सुन चुका था और वो हार्ट बीट होती है वेस्ली की। और जैसे ही वेस्ली कोर्ट रूम में एंटर होता है तभी एक जूरी मेंबर की हार्ट बीट जो होती है बहुत तेज़ धड़कने लगती है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है। उसी रात वो जो जूरी मेंबर थी वो एक इंसान से मिलती है और वह इंसान उसे बोलता है कि इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो और हीली के डिफेंस में वोट करना, हीली आज़ाद हो जाना चाहिए। उसके बाद जब वो जूरी मेंबर वहाँ से चल जाती है तभी डेयरडेविल उस आदमी पर अटैक करता है जिसने अभी अभी उस जूरी मेंबर को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और पूछता है कि तुम उसको ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो, क्या है पूरी सच्चाई बताओ मुझे। तो वो इंसान बताता है कि मुझे भी किसी ने पैसे दिए हैं, मैं एक एम्प्लॉयर है जो मुझे पैसे दे रहा है ये सब काम करने के लिए। तो डेयरडेविल उससे पूछता है कि वो कौन है एम्प्लॉयर जिसने तुमको पैसे दिए उस वेमेन को ब्लैकमेल करने के लिए। तो वो कहता है मैं खुद नहीं जानता। वो अगले दिन कोर्ट में वो जो जूरी मेंबर थी जो पैनिक करने लग गई थी उसको अब रिप्लेस कर दिया गया है। उसके बाद मैट क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट करता है जज के सामने, बट तभी वो एक और पैनिक्ड हार्ट बीट सुनता है। कोई एक और जूरी मेंबर है जो कि फिर से घबरा रहा है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं जूरी मेंबर की। उसको भी मोस्ट प्रोबेबली ब्लैकमेल किया गया है कि हीली के डिफेंस में उसको वोट करना है। उसके बाद जो मैट होता है वो अपनी जो स्टेटमेंट जब ख़त्म करता है तो एक स्पीच देता है मोरालिटी और फैक्ट्स के बारे में। कॉन्फेडरेटेड ग्लोबल का एग्जीक्यूटिव मिलता है वेस्ली से और वो वेस्ली को बोलता है कि मुझे विल्सन फिस्क से मिलना है, पर विल्सन फिस्क मिलने के लिए तैयार नहीं है, वो किससे नहीं मिलेगा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ये भी बताता है कि वो हीली को जानता है, उसका हीली के साथ कनेक्शन है। कैरन पेज फिशर की वाइफ से मिलने के जाती है। फिशर वो ये जो फर्स्ट एपिसोड में मारा गया था जिसका मैट ने केस लड़ा था, उसकी वाइफ से मिलने के जाती है। कैरन उसे सॉरी बोलती है, वो कहती है मैं नहीं चाहती थी कि आपका हस्बैंड मरे, बहुत मिस्टेक हो गया, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। फिर कैरन ये भी बताती है उस औरत को कि यूनियन एलाई के लोगों ने मुझसे कहा है कि एक डील साइन करने के लिए उसके बदले मुझे बहुत ज़्यादा पैसे देंगे, पर मुझे अपना मुंह चुप रखना है, मुझे कुछ बोलना नहीं है। फिशर की वाइफ बोलती है कि यूनियन एलाइड ने उसको भी एक ऐसी डील साइन करवाई अपना मुंह चुप रखने के लिए और उसको ऐसे साइन करना पड़ा क्योंकि अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए। उसके बाद वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कैरन पेज जाती है बेन यूरिक के ऑफिस और वह कहती है कि उसके बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूनियन एलाइड की और वो ये जो भी कुछ कर रहा है, जो भी इसके पीछे है, उसको पर्दाफाश करना चाहती है। हीली का ट्रायल होता है, हीली को रिलीज़ कर दिया जाता है। उस रात डेयरडेविल वहाँ पहुँचता है और हीली को बहुत पीटता है और उसके सामने पूछता है कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो। हीली नाम देता है विल्सन फिस्क का। उसके बाद हीली घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है कि उसने विल्सन फिस्क का नाम बता दिया डेयरडेविल को। और फिर वो हीली इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो खुद को मार डालता है, सुसाइड कर लेता है।
सामने एक चाकू से कुछ निकला हुआ होता है, खंजर सा, उस अपना सर मार के अपना को मार डालता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने विल्सन फिस्क का नाम बता दिया है। तो विल्सन फिस्क उसके और उसके परिवार वालों को बहुत बुरी सज़ा देगा। एपिसोड के लास्ट में आते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक लग्जूरियस आर्ट गैलरी है जहाँ पे हम देखते हैं कि विल्सन फिस्क एक वाइट पेंटिंग को देख रहा है जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है, तब भी उसको वो ख़रीद लेता है। वहाँ की जो क्यूरेटर है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव वुमेन है, और फिस्क उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। वो पूछती है कि आपको इस पेंटिंग में ऐसा क्या खास लगा। तो विल्सन फिस्क कहता है ये पेंटिंग उसको अलोन फील कराती है, अकेला फील कराती है। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी कहानी डेयरडेविल सीज़न 1 एपिसोड 3 रैबिट इन अ स्नो स्टॉर्म की। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए अपने थॉट्स जो भी आपको लगे इस वीडियो से रिलेटेड। सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप नए हैं तो, बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर करिए इस वीडियो को। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।